तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हिंदी में कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। यदि प्रकाश के अपवर्तन की बात की जाए तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन जो था वो हमने फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लिया था। अगर फर्स्ट पार्ट किसी ने ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद ये तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो है, यदि वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक 1.2 है तथा कांच का अपवर्तनांक 1.8 है तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। यदि माध्यमों के अपवर्तनांक दिए हों तब एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक पूछा जाए तब क्या किया जाता है, इस चीज़ को पहले हम समझ लेते हैं। तब हमें क्या करना होता है, मान के चलिए जो पहला जो माध्यम है उसका है N1 और जो दूसरा है उसका है N2। ठीक, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाएंगे आपको हमेशा ही याद रखना है, जिसका अपवर्तनांक पूछा जाए, जिसका अपवर्तनांक पूछा जाए उसे सदैव आप ऊपर रखेंगे। देखिए कैसे रखेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा है हमने N, यहाँ पर लिखिए 1, ये क्या है पहला अपवर्तनांक, ये क्या है दूसरा अपवर्तनांक। ठीक, इसके बाद जो अपवर्तनांक का जो फॉर्मूला होता है वो रखेंगे हम N2/N1। क्यों? क्योंकि दूसरे का पूछा गया है पहले के सापेक्ष। ठीक, इस प्रकार से इस फॉर्मूले को हम समझ लेते हैं। तो बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, जिसका अपवर्तनांक पूछा जाए उसको सदैव आप कहाँ पर रखोगे, ऊपर की साइड रखोगे, और जिसमें से पूछा जा रहा है, जिसके में से पूछा जा रहा है उसका कहाँ पर रखोगे, उसको आप नीचे रखोगे। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन है, यदि वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक 1.2 है तो यहाँ पर बोला है द्रव का अपवर्तनांक N द्रव का अपवर्तनांक कितना है 1.2। ठीक है, अब इसके बाद दिया हुआ है हमारा कांच का अपवर्तनांक इतना है, तो यहाँ पर दिया है N, कांच कितना दिया हुआ है 1.8। ठीक, तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, तो यहाँ पर किसका पूछा गया है, कांच का पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ पर हम कैसे रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे हम द्रव N कांच इज इक्वल टू, तो यहाँ पर रखेंगे N कांच अपॉन N द्रव। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा कांच कितना है, हमारा कांच का कितना दिया हुआ है 1.8 और यहाँ पर द्रव का कितना दिया हुआ है 1.2। ये पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल कर देते हैं, करने के बाद इसे डिवाइड कर लेते हैं, ये 6 से 2 बार हो जाएगा और 6 से 3 बार हो जाएगा। ठीक, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 एकम 2 और 1 3, तो कितना आ जाएगा 1 सही 1/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अच्छे से आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, उसे देख लेते हैं। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः इतने और इतने हैं, तब कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, जल का दिया हुआ है, जल का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है 4/3 और उसके बाद कांच का दिया हुआ है, कांच का दिया हुआ है आपका 3/2। देखिए इसको देख कर कभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये जो ब्रैकेट में डले हुए हैं 1.33,
इसको हम आपको सॉल्व करके बता देते हैं ये कैसे बनता है, ये 4/3 कैसे बन जाता है। देखिए 1.333 इस प्रकार से ये लिखा हुआ है, कितना भी बार 3 लगा हुआ है, जैसे कि आपने भिन्न में पढ़ा ही होगा। अभी आपको भिन्न तो पढ़ाने वाले नहीं है, तब आए इसे देख लीजिए। 1 लिखा है, पॉइंट लगाया, जो 3 जितनी बार भी हो, कितनी बार भी हो, उस पर हम क्या करना है, सिर्फ एक 3 लेना है और उस पर बार चढ़ा दे देना है। इसके बाद 1 लिखा, इसका जो 3 है, जितनी संख्याओं पर बार लगा हुआ है उतनी संख्याओं को ऊपर उतारा और उसके बाद नीचे 9 लगा दिया। कितनी संख्याओं पर बार है उतनी ही संख्याओं पर नीचे 9 लगा देते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 सही 1/3। अब इसकी कैलकुलेशन कीजिए, 3 एकम 3 और 1 4, तो 4/3। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये कैसे बनता है ये। ठीक, तो इतना आपको समझ आने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला दिया हुआ है जल का अपवर्तनांक इतना दिया हुआ है, कांच का अपवर्तनांक इतना दिया हुआ है। अब पूछा किसका है, इसे देख लेते हैं। कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा। यहाँ पर पूछा गया है कांच का, किसका पूछा गया है, कांच का पूछा गया है। तो हम कैसे रखेंगे, जल एन कांच, ठीक, इक्वल टू क्या बन जाएगा ये, एन कांच बट्टे एन जल। हमने क्या बोला था, जिसका पूछा जाए उसका सदैव कहाँ पर रखना है, ऊपर रखना है। ठीक, तो यहाँ पर एक क्या निकल कर आया, एन कांच कितना दिया हुआ है 3/2 और जल का कितना दिया हुआ है 4/3। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे ऊपर वाली संख्या का नीचे वाली संख्या के साथ इंटू, तो 3 तिया 9 बट्टे और 4 का 2 के साथ 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा, इतना हमारा आंसर आ जाएगा। अभी और भी इसे सॉल्व करना है, तो क्या हो जाएगा 8 बन जा 8 और 1 बचा 9, तो ये इनसे इसका आंसर हो जाएगा। इसमें आंसर आ जाए या इसमें आंसर आ जाए, कैसे भी आंसर आ जाए आप इजीली कर लोगे। ठीक, तो इसके बाद हमारा 5वां क्वेश्चन देखते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रकाश वायु 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, तब कांच की प्लेट में प्रकाश की चाल क्या होगी। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है ना थोड़ा बदला हुआ है, इसमें जो है जो नेक्स्ट फॉर्मूला लगता है हमारा, तो वो नेक्स्ट फॉर्मूला समझ लेते हैं कि वो कैसे होता है। देखिए जब चाल या जब आपसे चाल पूछी जाए या वेग पूछा जाए, ठीक है, अपवर्तनांक पूछा जाए, इसमें से कुछ भी पूछा जा रहा है, तो इसके लिए ना एक फॉर्मूला होता है। जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, या तो म्यू से प्रदर्शित करते हैं या फिर एन से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या हो जाता है हमारा, एन या म्यू बराबर C/V, ये हो जाता है हमारा। तो यहाँ पर ये C या V या ये सब क्या होता है, तो देख लेते हैं। म्यू या एन ये क्या होता है आपका माध्यम का अपवर्तनांक। इसके बाद जो V जो होता है इसको देख लेते हैं। V क्या होता है हमारा माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक, माध्यम में प्रकाश की चाल। अब ये C क्या होता है, C को समझ लेते हैं। C होता है आपका वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक, ये क्या होता है आपका वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक, तो ये वायु या निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है ये आपको याद होना चाहिए, ये होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इस चीज़ को आप याद रखेंगे हमेशा। ठीक, जो अगर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तब भी आप इसी को फॉलो करोगे। ठीक, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश वायु 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, यानी कि अपवर्तनांक हमारा दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं n या
म्यू इजिकल टू कितना दिया हुआ है 1.5, ठीक है 1.5 इतना दिया हुआ है। ठीक, इसके बाद हमारा दिया हुआ है कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। ठीक, तब कांच की प्लेट में प्रकाश की चाल क्या होगी, यहाँ पर हमसे v की वैल्यू पूछी गई है। ठीक, और इसके बाद तो c बराबर क्या होता है, c बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, n या म्यू इजिकल टू c/v। तो n या म्यू बराबर कितना दिया हुआ है 1.5 इजिकल टू c की वैल्यू हम रख देंगे क्योंकि ये हमें याद रहनी चाहिए। ये कभी भी आपके एग्जाम में दी भी जा सकती है और नहीं भी दी जा सकती, तो इसलिए आपको ये याद रखनी होगी। 3 × 10⁸ अपॉन v की वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो क्या हो जाएगा v इंटू 1.5। यदि 1.5 को हम यदि सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 10, और इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 5 × 15 और 5 × 2 = 10, तो कितना आ जाएगा आपका 3/2। तो 3/2 रख देते हैं यहाँ पर, 3/2 इजिकल टू यहाँ पर कितना दिया हुआ है 3 × 10⁸। अब इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए v इजिकल टू 3 × 10⁸। यहाँ पर ये जो भाग में है वह किस में चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा, और जो यहाँ पर ये गुणा में है वो किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा v इजिकल टू 2 × 10⁸। ठीक, मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि v की वैल्यू पूछी गई है ना, वेग पूछा गया है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हमारा 6वां क्वेश्चन देखते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर हमारा 6वां क्वेश्चन है, वो बोल रहा है प्रकाश वायु से जल अपवर्तनांक 1.33 में प्रवेश करता है, तब जल में प्रकाश की चाल कितनी होगी। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, चाल पूछा गया है। ठीक, अपवर्तनांक दिया हुआ है उसका म्यू या n इजिकल टू कितना दिया हुआ है 1.33। ठीक, इसके बाद प्रवेश करता है तो यहाँ पर पूछा गया है प्रकाश की चाल, तो यहाँ पर v की वैल्यू हमसे पूछी गई है। ठीक, और यहाँ पर c की वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो इतना हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, म्यू या n इजिकल टू फॉर्मूला हमारा क्या है c/v। इसकी वैल्यू कितनी रखी है हमारी, ये 1.33 लिखा हुआ है, इसको हम कितना लिख सकते हैं 4/3, इतना हम लिख सकते हैं। अभी हमने आपको बताया था कैसे लिखते हैं, तो c बराबर कितना हो जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन v की वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर v × 4/3 इजिकल टू 3 × 10⁸। v इजिकल टू 3 × 10⁸। अब यहाँ पर देखिए ये भाग में है, किस में चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा। इसके बाद ये जो आपका किस में है, गुणा में है, ये किस में आ जाएगा, आपका भाग में आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 3 × 3 = 9, तो v इजिकल टू 9/4 × 10⁸। इससे कैलकुलेशन करते हैं, 4 दूनी 8 और 1 9/4, इतना हो जाएगा आपका 2 सही 1/4, 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक, तो ये इतना हो जाएगा इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर हम आपको एक बात और बता देते हैं, यदि 4/3 लिखा हुआ है, ये कितना है 1.33, इसको इस चीज़ को आप समझ लीजिए, जैसे कि 1.3 लिखा हुआ है तो हम इसे सिर्फ 1 मान सकते हैं। यदि 1.5 लिखा है तो इसको सीधा ही 1.5 ही मानना पड़ेगा हमें। यदि लिखा है 1.6 तो हम इसे 2 मान सकते हैं। ये जो कभी भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये लगभग में जब हमें आंसर देना होता है, जब लंबी कैलकुलेशन हो जाती हैं तो वहाँ पर हम इन ट्रिकों का यूज करते हैं। यदि 5 से कम है, पॉइंट के बाद यदि 5 से कम है तो उसे उतना ही मान लेते हैं। ठीक, और यदि 5 तक है तो उसे उतना ही मानना पड़ेगा। यदि 5 से ज़्यादा है तो हम उसमें 1 बढ़ा देते हैं। ठीक, इतना आपको समझ आ गया होगा। लेकिन यदि यहाँ की बात की जाए तो ये कितना है 1.3 है, तो 1.3 है तो इसे हम सिर्फ 1 भी मान सकते हैं। यदि 1 यहाँ पर माना जाए ना तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 × 10⁸।
लेकिन हमें पूरी कैलकुलेशन बिल्कुल सही तरीके से करनी है, तो इसका आंसर बिल्कुल सही यही आएगा। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड जो आंसर आएगा इसका वो लगभग में आएगा। ठीक, लेकिन करेक्ट आंसर इसका यही है। ठीक, तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 तक हमारे कर लिए थे हमने, 6 क्वेश्चन तक कर लिए थे। 7वां क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी पानी की टंकी की गहराई 10 मीटर है तब उसमें पड़ा सिक्का वास्तविक गहराई से कितना ऊपर उठा हुआ दिखेगा। ये चीज़ हमें बतानी है। ठीक, इसमें दोनों प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यदि हम ऊपर से देख रहे हैं तो कितनी दूरी पर दिख रहा है सिक्का, और दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है कि सिक्का जो ऊपर उठा हुआ दिख रहा है वो तल से कितना ऊपर उठा हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और दोनों प्रकार के क्वेश्चन को हम अब डील करने वाले हैं। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो इसके लिए ना आपका एक फॉर्मूला यूज किया जाता है, उसे आपको देखना है। जैसे n या म्यू इक्वल टू वास्तविक गहराई बट्टे आभासी गहराई। ठीक, यहाँ पर होता है वास्तविक गहराई बट्टे आभासी गहराई। यदि वास्तविक गहराई की बात की जाए तो वास्तविक गहराई कितनी दी हुई है हमारी, वास्तविक गहराई दी हुई है हमारी 10 मीटर की। ठीक, यदि किसी पानी की टंकी की गहराई 10 मीटर है तो यहाँ पर वास्तविक गहराई कितनी है, 10 मीटर। ठीक, वास्तविक गहराई है आपकी 10 मीटर, तब उसमें पड़ा सिक्का वास्तविक गहराई से कितना ऊपर उठा हुआ दिखेगा। ठीक, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या होता है कि आपको कुछ पॉइंट्स याद होने चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। यदि आपको वो पॉइंट्स याद नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। जो वो पॉइंट्स क्या होते हैं, देखिए वो पॉइंट्स यदि ऐसा होता है कि यदि आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए तो आप कर लोगे उस क्वेश्चन को सॉल्व। यदि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तब आपको याद रखना होगा। देखिए हमने क्या बताया था, पानी का अपवर्तनांक। जब भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, जब कभी भी जल की बात आई थी तो उसका अपवर्तनांक कितना दिया हुआ था, 1.33 इतना दिया हुआ था। और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 4/3, इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद यदि हमें और देखने हो, ये वैसे इसका जो क्वेश्चन का आंसर जो निकलेगा इसी से निकलेगा। देखिए पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम उन चीज़ों को देखते हैं जो कि हमें देखने। ठीक, तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। n/μ = तो यहाँ पर पानी का जो अपवर्तनांक दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 4/3। वास्तविक गहराई कितनी दी हुई है, 10। तो इसे 10 लेकर रख लेते हैं और यहाँ पर इसकी जगह पर हम क्या रख लेते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं हम 4/3। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा क्या गया है, आभासी गहराई। आभासी गहराई, तो आभास कितने का हो रहा है, कितने का आभास हो रहा है वो हमें देखना है। तो यहाँ पर कितना होगा, आभासी गहराई = 10 × यहाँ पर देखिए ये गुना में है तो ये किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, और ये भाग में है तो किस में चला जाएगा, गुना में चला जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30/4। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो इसे 2 से डिवाइड कर लेते हैं पहले, 15/2 हो जाएगा ये। तो ये कितना आ जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, तो 7.5 मीटर ये हमारा आंसर हो जाएगा। अभी यहाँ पर और देखा जाए, देखिए ये जो हमारा आंसर निकला है वो क्या है, ये हमारा जो आंसर निकला है वो है हमारा जो ऊंचाई से कितना दिखेगा। जब हम ऊपर से सिक्के को देख रहे हैं तो वो कितनी नीचाई पर दिख रहा है, कितनी दूरी पर दिख रहा है, तो वो कितनी दूरी पर दिख रहा है, 7.5 मीटर। इसके बाद यदि हमें देखना है कि वह जो सिक्का है वो तल से कितना ऊपर उठा हुआ दिख रहा है। तल से वैसे तो वो चिपका हुआ है, लेकिन अपवर्तनांक के कारण क्या होता है कि वो तल से ऊपर उठा हुआ दिखता है। तो तल से कितना ऊपर उठा हुआ दिखता है, तो ये देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले वास्तविक गहराई कितनी थी, 10 मीटर, माइनस ये कितना है, 7.5 मीटर। ठीक, 7.5 मीटर। तो तल से कितना ऊपर उठा हुआ दिखेगा, इसे आप माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 2.5 मीटर। इतना आपको उठा हुआ वो दिखेगा। ठीक,
तो आपको अच्छे से ये चीज़ समझ आ गई होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हम आपको बता देते हैं कि वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। उसके बाद पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो याद करते हैं इन्हें। तो यहाँ पर देखिए, अब आप सबसे पहला पॉइंट रहेगा, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा जल का अपवर्तन। देखिए डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जल का अपवर्तन कितना होता है या वायु का अपवर्तन कितना होता है, किसी का भी पूछा जाए तो आपको हमेशा याद रखना है। सबसे पहले जल का देख लेते हैं। जल का, तो जल का अपवर्तन कितना होता है आपको याद होना चाहिए। अभी अभी हमने बताया था आपको 3.33, कुछ भी रख सकते हैं। तो इसे कैसे रख सकते हैं, 4/3, ऐसे हम इसे लिख सकते हैं। इसके बाद आपको देखना है वायु का। तो वायु का अपवर्तन देखेंगे तो कितना होता है, 1.008 इतना होता है इसका। ठीक, इसके बाद देखना है हमें कांच का। जब कांच का अपवर्तनांक की बात की जाएगी तो आपने अभी अभी क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, तब भी आपको पता होना चाहिए 1.50 होता है इसका, 1.5 भी लिख सकते हैं इसे। ठीक, इसके बाद इसे हम कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता है कैलकुलेशन करने पर क्या आएगा, इतना हो जाएगा ये। ठीक, इसके बाद यदि आपसे हीरे का अपवर्तनांक पूछा जाता है तो आप क्या बताओगे, 2.40। ठीक, 2.40। इसके बाद यदि पूछा जाता है आपसे निर्वात का पूछा जाता है, निर्वात का अपवर्तनांक। यदि निर्वात की बात की जाए तो निर्वात का कितना होगा, आपको अच्छे से पता है कि निर्वात का कितना रहेगा, आपका 0 रहेगा। ठीक, निर्वात में कोई भी अपवर्तनांक नहीं होता है। ठीक, यदि ये चीज़ आपको समझ ना आई हो कि निर्वात का अपवर्तनांक 0 कैसे रहता है तो आप फर्स्ट वीडियो आप देखिए, और प्रकाश से संबंधित जो हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था उसे आप देखिए, तो आपको इतनी सी बात अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद हमें आगे बढ़ना है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमने आपको 2 पॉइंट और बताए थे जो कि अपवर्तनांक के उदाहरण के अंदर हमने आपको बताए थे। वो पहला बताया था हमने आपको पहला बताया था प्रकाश के अपवर्तनांक के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये जो घटना होती है ये भी आपकी किसके अंदर आती है, परावर्तन के अंदर, सॉरी अपवर्तन के अंदर आती है। ठीक, और जो दूसरा बताया था हमने आपको वो बताया था वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण की जो घटना होती है, जैसे कि एक रंग का, जैसे कि एक प्रकाश है, प्रकाश की जो किरण है उसका अपने अभी अभी रंगों में विभाजित हो जाना। तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये हम आपको नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में।